हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे अपना अगला लेक्चर, ठीक है ना। मैथ्स की अपनी अगली वीडियो, ठीक है, जिसका नाम है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्लास 11th का नया चैप्टर है, ठीक, जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। किस बेसिस पे सर? यह आपके कॉम्पिटिटिव बेसिस पे, मतलब कंपटीशन, ठीक है, IIT JEE के हिसाब से भी, ठीक है, या CUET आप देते हो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम, ठीक, और आपके बोर्ड एग्ज़ाम पे, ठीक है, बोर्ड तो मैं नहीं कह सकता, क्लास 11th के हिसाब से या आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। क्या नाम है चैप्टर का? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। तो आज हम लोग देखेंगे क्या, थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में, इंट्रोडक्शन एंट्री करेंगे हम इसके अंदर, इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ चैप्टर्स आपको क्लास 11th के आपको चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है, तो आप जा करके चैनल पे देखिएगा, आपको सेट, रिलेशन, फंक्शन, ये सब चैप्टर आपको वहीं पे प्रोवाइड होंगे, ठीक है, आपके पास होंगे, ठीक है ना। आप डिस्क्रिप्शन में भी दे सकते हो, मैंने लिंक डाल दिया उसमें, ठीक है, प्रीवियस वीडियो के। कौन से प्रीवियस वीडियो? जिसमें सेट, रिलेशन और फंक्शन है, ठीक है ना। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन सा चैप्टर अपना, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है आपका? ये सबसे बड़ा सेट होता है किसका? नंबर का, ठीक है, नंबर्स का सबसे बड़ा सेट होता है। इसके पहले आपने जो नंबर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, सबसे पहले हमने बचपन में पढ़ा था क्या, रियल नंबर के बारे में पढ़ा था, ठीक। रियल नंबर, वहाँ पे हम लोग नंबर पढ़ते थे, नंबर दो टाइप के डिवाइड करते थे, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। अच्छा, रियल नंबर आपका डिवाइड होता था रेशनल और इरेशनल नंबर, ठीक है ना, ठीक है। फिर आपका रेशनल नंबर डिवाइड होता था किसमें? रेशनल नंबर आपका डिवाइड होता था इंटीजर, ठीक है, होल नंबर और नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप पहले ही क्या कर चुके हो, पढ़ चुके हो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, ये नया अजूबा कौन सा आ गया? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। मतलब ऐसे आप कह सकते हो कि ये नंबर्स का सबसे बड़ा सेट होता है कौन? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो है आई का, किसका? आयोटा। किसका कॉन्सेप्ट है? आयोटा का। तो आखिर ये आयोटा बाबा हैं कौन और कहाँ से ये प्रकट हुए थे, इसके बारे में हमको जानना ही पड़ेगा, ठीक है, कि आखिर ये आई है क्या और इसको प्रकट क्यों किया गया, ठीक है। जब आप याद करोगे, आप जब क्लास 10th में थे, जैसे मान लो मैं लिखूँ आपको, मैं क्लास 10th में लिए चलता हूँ थोड़ी देर के लिए, ax² + bx + c = 0, ये इससे आप भली भांति परिचित होंगे। ये आपका होता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो लिखते थे ax² + bx + c = 0, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या होता था, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसमें नेचर ऑफ द रूट, ठीक। नेचर ऑफ रूट में आपको 3 टाइप बताए जाते थे। क्या क्या? 3 टाइप बताए जाते थे, और उसमें कहा जाता था भैया एक डिस्क्रिमिनेंट होगा जिसकी वैल्यू d होती है, और इसको हम बोलते हैं b² - 4ac। अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा भैया, ठीक, तो इसके रूट रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक। फिर बोला जाता था भैया d बराबर, अगर b² - 4ac = 0 हो जाएगा तो हम बोलेंगे इसके रूट रियल और इक्वल होंगे, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन ऐसा आता था जहाँ पे b² - 4ac <0 होता था, तो हम लिखते थे नो रियल रूट। क्या लिखते थे? नो रियल रूट। मतलब वहाँ पे उस क्लास में हमारे पास इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता था, या हम इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं दे पाते थे, ठीक है ना। लेकिन क्लास 11th में इसके लिए भी कुछ ईजाद किया गया, ठीक है, कुछ तरीका ईजाद किया गया, बनाया गया, ठीक है ना। और वो तरीका क्या था? वो तरीका था आपका इमेजिनरी नंबर। किसका कॉन्सेप्ट लाया गया? इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट लाया गया, ठीक है ना। अब इमेजिनरी नंबर का अगर कॉन्सेप्ट लाया गया है, ठीक है ना, तो उसके बारे में जानना भी चाहिए आपको। चलिए देखते हैं कैसे आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ज़रा देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। नो रियल रूट जहाँ पे हो जाता था, वहाँ से आप कैसे समझोगे चीज़ों को? तो जैसे मैं एक आपके पास क्वाड्रेटिक लेता हूँ, x² + x, ठीक है, +1 = 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर मैं रूट निकालने जाऊँगा तो मैं लिखूँगा d बराबर -b ± √b², मतलब 1 का स्क्वायर, -4ac, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू 1 है। ये कहाँ से मैं पैदा कर रहा हूँ? क्या मैंने इसको पैदा किया है? क्या भाई किया है? नहीं किया। कैसे किया है?
इसको हमने कंपेयर किया होगा इस बचपन वाले फार्मूले से, ठीक है ना। तो बचपन वाले फार्मूले से जब हमने कंपेयर किया तो ए की वैल्यू क्या आई होगी 1, बी की वैल्यू क्या आई होगी 1, सी की वैल्यू क्या आई होगी 1, और हम किस में इसको उठा के पुट करेंगे भाई, किस में उठा के पुट कर दिया, बाबा में। बाबा मतलब क्या, अरे सॉरी बाबा क्या, बाबा श्रीधराचार्य में हम उठा के इसको रखेंगे, जिसको आपने भली भांति देखा होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अरे सर इन बाबा से तो हम भली भांति परिचित हैं, इन्हीं से तो हमारा सारा काम चलता था, क्योंकि हमको फैक्टराइजेशन तो आता ही नहीं था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा सारा काम फैक्टराइजेशन का रूट निकालने का इसी से हुआ है। अच्छा ओहो, चलिए अपॉन 2a करेंगे तो 2 × 1 हो जाएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac 4 हो जाएगा अपॉन 2, और ये हो गया d आपकी। d क्या बोलते हैं इसको, यक्स बोला जाए, देखो d लिखा हूँ मैं, x बराबर, ठीक है ना। तो यक्स बराबर हो जाएगा आपका -1 प्लस माइनस अंडर रूट में -3 अपॉन 2। तो जब ये वाला इस टाइप का एक्सप्रेशन आया तो हम क्या देख रहे थे कि रूट में निगेटिव नंबर आ रहा है। कैसा नंबर आ रहा है, रूट में निगेटिव नंबर आ रहा है, और इसको निकालना क्या हुआ हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं हुआ, जिसके लिए हम किसका कॉन्सेप्ट लेकर के आए आपके पास, इमेजिनरी नंबर का, ठीक है ना। क्योंकि इसके बारे में आप यही जानते थे कि दिस इज़ नॉट द रियल रूट, ये रियल रूट नहीं होता है, ठीक, ये रियल रूट नहीं होता है। तो इसके बारे में बताया गया भैया, इसी के लिए कॉन्सेप्ट दिया गया आयोटा का। किसका कॉन्सेप्ट दिया गया, आयोटा, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या मतलब आयोटा का हो गया, आयोटा का मतलब क्या हो गया देखते हैं, चलिए। आयोटा का मतलब होता है रूट में -1। उन्होंने कहा भैया जो चीज़ परेशान कर रही थी आपको उसको हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है ना। तो कहा भैया इसको हम आयोटा मान लेते हैं। भाई कुछ नई चीज़ अगर अपनाई जानी है, ठीक है, तो उसका नाम तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अपने घर में नन्नू मुन्नू आते हैं तो उनका भी तो नाम रखते हो कुछ ना कुछ बुलाने के लिए, बाबू, बहिनी, झुनझुन, गुनगुन, पुनपुन, कुछ तो बुलाते ही होगे, पिंकी, कुछ ना कुछ तो बुलाते ही होगे कि नहीं बुलाते होगे, है ना। तो इसका आई की वैल्यू, आयोटा की वैल्यू क्या दे दी गई, बराबर -1, ठीक है। मतलब -1 रूट में -1 को हमने क्या मान लिया, आई मान लिया, आयोटा। तो इसके हिसाब से हमारा, अगर मैं पिछले वाले क्वेश्चंस का आंसर देखूं तो ये हमारा रूट आ रहा था, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको आयोटा के फॉर्म में लिखूंगा तो माइनस प्लस माइनस, -1 प्लस माइनस। अब मैं क्या कर सकता हूँ, √3 को अलग से लिख सकता हूँ, और रूट में -1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, i अपॉन 2। अब ये थोड़ा सा अच्छा देखने में लगने लगा क्योंकि रूट में -1 नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका एक रूट i√3 अपॉन 2, और एक बन जाएगा -i√3 अपॉन 2। मतलब ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया इमेजिनरी रूट, इसके आ गए, ठीक है ना। रियल रूट के बारे में हमको पता नहीं था, तो इमेजिनरी के बारे में हमको क्या हो गया, पता चल गया। अच्छा जी, तो अगर मैं इसके बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट डेवलप करूं, किसके बारे में, आयोटा के बारे में, ठीक है ना। तो मैं क्या पाता हूं, मुझे क्या मिलता है ऐसा कि अगर मैं भैया आई का स्क्वायर कर रहा हूं, ठीक, तो आप देख पा रहे होगे कि आई का स्क्वायर मतलब माइनस में 1 रूट का स्क्वायर, और आपको पता है रूट से स्क्वायर कटेगा तो क्या आ जाएगा, -1। मतलब आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। आई क्यूब निकालने जाओगे तो भैया आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो इसकी वैल्यू -i हो गई। अच्छा भैया आई 4 निकालने जाओगे तो इसका मतलब हो गया आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, -1 क्या हो जाएगा, +1, ठीक है ना। अगर मैं बोल दूं आई की पावर 5 तो तुम कहोगे भैया आई स्क्वायर इंटू आई की पावर क्यूब, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और आई क्यूब की वैल्यू -i होती है, तो भैया आई हो गया, ठीक है ना। तो कुछ आपको यहाँ पे पैटर्न दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, पैटर्न दिखाई देगा। और कैसा पैटर्न दिख रहा है आप ध्यान से देखिएगा, जरा आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जब मैं आई की पावर 4 लिख रहा हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1। अच्छा, जब मैं आई की पावर 5 लिख रहा हूँ, ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, आई। ये मैं ऐसे भी बता सकता था आपको, ऐसे आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 4 कितना होता है, 1, और यहाँ क्या बचा, आई, ठीक है ना। अगर मैं आई की पावर 6 निकालने जा रहा हूँ तो आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 2, तो मैं बोल सकता हूँ क्या, -1 बोल सकता हूँ ना, ठीक है भाई। आई की पावर अगर मैं 7 लिखूंगा तो मैं बोल सकता हूँ आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 3, तो ये हो जाएगा आपका आई की पावर 3 की वैल्यू -i होती है, और ये 1 होता है तो -i। समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे आप एक पैटर्न देख पा रहे होगे कि जहाँ पे 4 का मल्टीपल, जैसे मान लो
यहाँ पे i की पावर 4 है तो कितनी वैल्यू आई 1। यहाँ पे i की पावर 5 था, तो अगर मैं 5 को 4 से डिवाइड करूँगा, 5 को 4 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा। तो जितना रिमाइंडर बच रहा है उतना ही पावर आ जा रहा है i पे। देखो i की पावर 6 है, अगर मैं 6 में 4 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2, तो i की पावर 2 आंसर आ गया। देखो यहाँ पे देखना जरा, ऐसे ही मैं कर देता हूँ, देखना जरा 1 मिनट के लिए। i की पावर 4 की वैल्यू 1, ये बचा i स्क्वायर, i की पावर 4 की वैल्यू 1, ये बचा i क्यूब। ठीक, अगर मैं i की पावर 8 लिख देता हूँ तो i की पावर 4 इंटू i की पावर 4, तो यहाँ दोनों की वैल्यू 1, तो क्या बन गया 1। ऐसे मैं आपको एक पैटर्न दिखाना चाह रहा हूँ। i की पावर 9 है, ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा i की पावर 8 इंटू आई, तो ये क्या बन जाएगा आपका i बन गया। क्यों ऐसा हो पा रहा है देख रहे हो क्या आप ध्यान से? अगर आप ध्यान से इस पैटर्न को ऑब्जर्व करो, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप ध्यान से इस पैटर्न को ऑब्जर्व करो तो आपको क्या मिलेगा देखना ज़रा। मैं कह रहा हूँ कि i की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ रही थी, i स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर बराबर 1। मैं बोला i की पावर 5, तो i की पावर 4 इंटू आई लिख रहा था, तो i की पावर 4 की वैल्यू 1। ठीक है, तो जितना रिमाइंडर 4 से 5 को डिवाइड करने पे जितना रिमाइंडर बच रहा है वही इसका आंसर आ जा रहा है। i की पावर देखो, i की पावर अगर मैं 4 से 5 में डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो देखो i की पावर 1 आ जा रहा है कि नहीं। अच्छा 6 में अगर मैं 4 से 6 में डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 2 बचेगा। ठीक, तो i की पावर 2 आ जा रहा है क्या। अगर मैं 7 में डिवाइड करूँगा 4 से तो रिमाइंडर 3 बचेगा, तो क्या i की पावर 3 आंसर आ जा रहा है। अगर मैं i की पावर 8 लिखा हुआ है तो 4 से पूरा डिवाइड हो जा रहा है, तो क्या बच रहा है 1। तो आप ये देख पा रहे हो कि अगर i की पावर 4 का मल्टीपल है, ठीक है ना, अगर i की पावर 4 का मल्टीपल है, ठीक, जहाँ n की वैल्यू 0 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी हो सकती है, अगर n की पावर है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1 आएगी। क्यों? क्योंकि i की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो कितना भी मल्टीपल होगा तो उतना ही ऐड। भाई i की पावर देखो, i की पावर 8 कितना आ गया, i की पावर 4 इंटू आई की पावर 4। ठीक, तो i की पावर 4 इंटू आई की पावर 4 कितना हो जाएगा 1। क्यों? इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या आपके? क्या आप समझ पा रहे हो चीज़ों को? ठीक है ना। अच्छा जी, अगर मैं i की पावर 4n की वैल्यू बोलूँ तो क्या आ जाएगा 1। क्यों? मैं सीधा सीधा ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर i की पावर, अगर आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1। और अगर कुछ मल्टीपल नहीं है, ठीक है ना, अगर कुछ मल्टीपल नहीं है, उसके साथ कुछ रिमाइंडर भी बच रहा है, तो वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ i की पावर 6, तो मैं इसको डिवाइड करूँगा तो हो जाएगा i की पावर 4 इंटू 1 इंटू आई की पावर 2 होगा कि नहीं। देखो मैंने क्या किया, 4 इंटू 1 के मल्टीपल में बदल दिया और ये इंटू 2 हो गया, तो आंसर आप देखोगे आई की पावर 2 हो जाएगा। मतलब डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वही उसका आंसर है। ऐसे मैं कह सकता हूँ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो 4n प्लस आर बराबर आई की पावर आर, ये आपका आंसर हो गया। तो दो रिजल्ट यहाँ से क्या निकल के आया कि अगर मैं आपसे कहता हूँ क्या, इन सारी कहानियों का 2 रिजल्ट केवल निकल के आया। क्या? ध्यान से देखिएगा, नहीं तो बोंका ही रह जाओगे आप। क्यों? क्योंकि चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। मैं क्या कह रहा था, जैसे 144 बोल दूँ, ठीक, अब देखो 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो 4 3 जा 12, ठीक, और 4 6 जा 24, पूरा डिवाइड हो जा रहा है। मतलब ये क्या हो जाएगा, अगर ये 4 का मल्टीपल है, अगर ये 4 का मल्टीपल है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। मतलब मैं अगर स्टैंडर्ड फॉर्म एक लिखने की कोशिश करूं तो मैं बोल सकता हूं i की पावर 4n बराबर 1 और i की पावर 4n प्लस r बराबर i की पावर r। समझ में आया आपके? अगर वो मल्टीपल के साथ कुछ रिमाइंडर बच रहा है तो वही उसका आंसर हो जाएगा। और अगर रिमाइंडर के अलावा रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 1। मतलब अगर 4 का पूरा मल्टीपल है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझ में आया आपके? समझ में आया आपके? ठीक है ना। तो ये तो आपका हो गया किसका कॉन्सेप्ट, आयोटा का। किसका कॉन्सेप्ट हुआ, आयोटा का। थोड़ा सा और आगे हम बढ़ेंगे, ठीक। एक क्वेश्चन लगा लें क्या, एक क्वेश्चन लगा लें, इसको मैं किनारे लिखे देता हूँ। i की पावर 4n बराबर 1, i की पावर 4n प्लस r बराबर i की पावर r, ठीक है ना। इसको मैं किनारे लिखे देता हूँ, ठीक। और एक क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग, i की पावर 23 प्लस 1 अपॉन i की पावर 37 और पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसके बहुत सारे तरीके हैं लगाने के, तो जो सबसे आसान है वही लगाएंगे। हम क्या करेंगे भाई साहब, 4 का डिवाइड करेंगे, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 या 20 होता है, 3 बचेगा रिमाइंडर, मतलब इसकी वैल्यू आ गई i की पावर 3, ठीक है। अच्छा 1 अपॉन i
आई की पावर 37, 4 से डिवाइड करोगे 6 बार जाएगा, नहीं सॉरी 9 बार जाएगा, 4 9 जा 36, तो यहाँ बचेगा रिमाइंडर 1, तो ये 1 बच गया। अच्छा आई की पावर 3 आपको पता है क्या होता है, माइनस आई होता है, ठीक है ना, प्लस भाई आई की पावर 3 कैसे माइनस आई हो गया, ये देखो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आई, तो माइनस आई हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 1/आई की पावर 2। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको और आसान बना दूँ सॉल्व करने के लिए, आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो यहीं पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर दो, आई से ऊपर नीचे इसी में, केवल इसी टर्म में, तो हो जाएगा ये हो जाएगा आई ऊपर और नीचे आई इंटू आई क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, तो इसलिए मैं -1 कर दिया यहाँ पे, ये हो गया 2 माइनस आई -2 आई का स्क्वायर, ठीक, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, ठीक है, तो हो गया -4। इसका आंसर क्या आ गया, देख रहे हो आप कितनी बड़ी कहानी थी और आंसर कितना छोटा सा आ गया। ऐसे आपके बहुत सारे गंदे गंदे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें रहेगा कुछ नहीं, ठीक है, लगेगा कितनी बड़ी चीज़ है। मैं क्या किया हूँ भाई, 4 से डिवाइड किया 23 में, रिमाइंडर 3 बचा, ठीक है, भाई 4 बच्चे 20, 3 बचा, ठीक है ना, तो आई की पावर 3 हो गया। आई की पावर 37 है पूरा का पूरा, 4 से 9 बार जाएगा 36, आई की पावर 1 हो गया। आई की पावर 3 की वैल्यू -आई होती है, ये ऊपर देख लीजिए आप, ठीक है, प्लस 1/आई हो गया, ब्रैकेट का होल स्क्वायर। मैं इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मैं सीधा सीधा भी कर सकता था एलसीएम ले करके, यहाँ पे मैं चाहूँ तो एलसीएम लेके भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या किया, थोड़ा होशियारी वाला काम किया। क्या, मैं आई का ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आई हो जाएगा, नीचे आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो इसलिए प्लस वाला क्या बन गया माइनस। समझ में आया आपके, समझ में आया भाई साहब, ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर अगर मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा आपको एंट्री करवाता हूँ किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो मैं आपको बोलूँगा क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ रियल इमेजिनरी नंबर जो कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं जेड से भी दिखा सकता हूँ, ठीक। अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूँ तो ये होता है x + i y के फॉर्म में, क्या होता है x + i y, जिसमें x वाला जो पार्ट होता है आपका, ठीक, उसको हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक, या इसको लिखने का तरीका होता है रियल पार्ट ऑफ z = x, ठीक है ना। अच्छा y को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, y को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये क्या होता है आपका, इसको ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर = y, ठीक है ना। इमेजिनरी पार्ट का मतलब हो गया कि जो आयोटा के साथ रहेगा, क्योंकि आपने आयोटा के बारे में जाना है कि आयोटा क्या है, इमेजिनरी नंबर है। कैसे पता चला आपको इमेजिनरी नंबर है, मैं बोला था कि रूट के अंदर निगेटिव है, ठीक है, इसलिए मैं इसको क्या बोला, इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। तो इमेजिनरी नंबर कैसे पता चला आपको, क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव था और जब बाहर निकलेगा तो आयोटा के फॉर्म में बाहर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये पूरा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जेड होगा। इसमें x वाला जो पार्ट है वो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है और जो y वाला पार्ट है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। तो मैं यहीं तक छोड़ता हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी बताने के लिए है। तो इतनी सारी चीज़ों को देखने के बाद आप कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा वाला जो एक्सरसाइज है उसको आप पूरा का पूरा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पहला एक्सरसाइज होगा, ठीक है ना, उसको आप पूरा का पूरा क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया, ठीक है बच्चों, तो उसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आगे का कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम अच्छे से ज्योमेट्रिकल, ठीक है, हर तरह से एनालाइज करेंगे कि आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, ठीक है बच्चों। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।